शादीशुदा है, मां बन चुकी है, फिर ऐसे सीन क्यों कर रही है? बस इतना सुनना बाकी था और सोशल मीडिया की अदालत सज गई। कटघरे में खड़ी कर दी गई बॉलीवुड एक्टर कियारा आडवाणी और वजह फिल्म टॉक्सिक का नया गाना तबाही। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और जरा कोई भी डिसीजन पास करने से पहले, कोई भी जजमेंट पास करने से पहले जरा ठहरिए। तबाही फिल्म के जिस गाने की बात हो रही है, उसी गाने में कियारा के साथ रोमांस कर रहे यश भी तो शादीशुदा हैं, वो भी तो 2 बच्चों के पिता हैं। फिर सवाल सिर्फ कियारा से ही क्यों? क्या शादी और मातृत्व सिर्फ महिलाओं के लिए कोई सामाजिक अनुबंध है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है? क्या एक अभिनेत्री के लिए मां बन जाना उसके सपनों, उसके पेशे, उसकी आजादी की एक्सपायरी डेट है? और अगर नहीं, तो फिर हर बार उंगली सिर्फ उसी महिला पर क्यों उठती है? हमारे समाज का यह दोहरा चरित्र किसी से छिपा नहीं। पर्दे पर एक पुरुष अभिनेता रोमांस करे तो उसे सुपरस्टार कहा जाता है, लेकिन वही काम अगर कोई अभिनेत्री करे तो अचानक उसे संस्कार, परिवार और मर्यादा का पाठ पढ़ाया जाने लगता है। और कुछ इसी लाइन पर कियारा के सपोर्ट में उतर आए हैं फिल्म तबाही में उनके को स्टार बेनेडिक्ट कैरेट। बेनेडिक्ट कैरेट ने कहा है कि जहां एक तरफ लोग यश के लुक की तारीफ करते हुए फायर इमोजी भेज रहे हैं, वो आप भी भेजी होगी, आप लोगों ने में से भी कई लोगों ने, वही लोग कियारा का मजाक उड़ा रहे हैं। उनके मुताबिक जब बात एक महिला कलाकार की आती है तो लोग अलग नजरिए से उसे आंकने लगते हैं। कियारा आडवाणी को अपना काम करने के लिए क्यों निशाना बनाया जा रहा है, जबकि यश को ठीक वही काम करने के लिए सिर आंखों पर बिठाया जा रहा है। तबाही गाने के वीडियो पर हो रही आलोचना समाज के बारे में बहुत कुछ कहती है, ना कि दोनों अभिनेताओं के बारे में। अभिनेताओं को, एक्टर्स को किरदार निभाने के लिए पैसे मिलते हैं, ना कि पर्दे पर अपना निजी जीवन जीने के लिए। अगर हम एक्टर्स को सिर्फ इसलिए रोमांटिक भूमिकाएं निभाने के लिए आंकना शुरू कर दें क्योंकि वे विवाहित हैं, तो हमने एक्टिंग को, अभिनय को पूरी तरह से गलत समझा है, यह कहा उन्होंने। वैसे सवाल कियारा आडवाणी का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो आज भी महिलाओं की आजादी को उनके रिश्तों की बेड़ियों में तौलती है। सवाल उस मानसिकता का है जो पुरुषों को हर छूट देती है लेकिन महिलाओं के लिए नियमों की अलग किताब लिखती है। क्या यह सोच ही तबाही नहीं है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक इसरो के वैज्ञानिक नौकरी छोड़कर क्यों जा रहे हैं? क्यों यह आदेश जारी किया गया है कि ग्रुप ए साइंटिस्ट और टेक्निकल एम्प्लॉइज के वीआरएस की एप्लीकेशन सामान्य तौर पर स्वीकार नहीं की जाएगी? भारत में प्राइवेट स्पेस सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और इसका असर अब इसरो पर भी दिखने लगा है। पिछले 10 महीनों में इसरो के 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों और तकनीकी कर्मचारियों ने या तो इस्तीफा दे दिया है या वीआरएस ले लिया है, जिसमें कुछ अनुभवी और काफी अहम मिशनों से जुड़े वैज्ञानिक भी हैं। दरअसल भारत में 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने और 2023 में भारतीय अंतरिक्ष नीति लागू होने के बाद प्राइवेट स्पेस सेक्टर तेजी से बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में अब 400 से ज्यादा रजिस्टर्ड स्पेस स्टार्टअप्स हैं, जिनमें करीब $500 मिलियन का निवेश हो चुका है। पिक्सेल, ध्रुवा स्पेस, स्काई रूट एरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस जैसी कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं और इसी दौरान कुछ अनुभवी इसरो वैज्ञानिक भी इन स्टार्टअप से जुड़े हैं। इसका एक बड़ा कारण प्राइवेट सेक्टर में मिलने वाली सैलरी और पर्क्स का सरकारी क्षेत्र से कहीं ज्यादा होना है। हालांकि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इसरो का कार्यबल बहुत बड़ा है और कई लोग आते और कई जाते हैं, इसलिए इससे एजेंसी की कार्यक्षमता या राष्ट्रीय परियोजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा हो यह लगता नहीं। अंतरिक्ष विभाग ने 14 जुलाई को एक नया निर्देश जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूआर राव सैटेलाइट सेंटर और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जैसे केंद्रों को एक मेमोरेंडम जारी किया गया है। मेमोरेंडम में कहा गया है कि हाल के समय में यह देखा गया है कि प्रतिष्ठित गगनयान और दूसरे बेहद अहम मिशनों से जुड़े इसरो के ग्रुप ए वैज्ञानिकों ने वॉलंटरी रिटायरमेंट और इस्तीफे के अनुरोध किए, जिससे राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर गंभीर असर पड़ रहा है। इस मेमोरेंडम में निर्देश दिया गया है कि वो ग्रुप ए के वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों के इस्तीफे या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोधों को सामान्य प्रक्रिया के तहत स्वीकार न करें, यानी जो प्रक्रिया चली आ रही थी उसके तहत स्वीकार न करें। ऐसे सभी मामलों को संबंधित केंद्र के निदेशक की सिफारिश के साथ अंतरिक्ष विभाग को भेजा जाएगा, जहां अंतिम फैसला लिया जाएगा।
अगर आप लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, गाजियाबाद और नोएडा जैसे शहरों में रहते हैं तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपका खर्चा बढ़ जाए। उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों को जल्द ही हाउस टैक्स के रूप में अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ सकता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के सभी नगर निगमों में करीब 15 साल बाद हाउस टैक्स की दरों में संशोधन की तैयारी कर रही है। सरकार का तर्क है कि नगर निकायों की आय बढ़ाने और उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए यह कदम जरूरी हो गया है। उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड ने प्रदेश के नगर निगमों में लागू मौजूदा हाउस टैक्स दरों की समीक्षा शुरू करने के संकेत दिए। बोर्ड का मानना है कि वर्तमान दरें काफी पुरानी हो चुकी हैं और बढ़ती आबादी, शहरी विकास कार्यों और महंगाई के हिसाब से इन नगर निकायों की आय में बढ़ोतरी अब जरूरी है। राजधानी लखनऊ में वर्ष 2010 के बाद से हाउस टैक्स की दरों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। पिछले 1.5 दशक से पुरानी दरों पर ही संपत्ति कर वसूला जा रहा है। हालांकि नगर निगम की ओर से वर्ष 2016 और 2023 में हाउस टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव तो तैयार किए गए थे, लेकिन पार्षदों और जनप्रतिनिधियों के विरोध के कारण इन्हें लागू नहीं किया जा सका। वैसे नगर निगमों की आय का सबसे बड़ा स्रोत संपत्ति कर यानी हाउस टैक्स होता है और इसी आय से शहरों में सड़क निर्माण, साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, जल निकासी और दूसरी नागरिक सुविधाओं पर खर्च किया जाता है। नगर निकायों का कहना है कि मौजूदा टैक्स दरें वर्षों पुरानी होने के कारण उन्हें पर्याप्त राजस्व नहीं मिल पा रहा है, उनको कमाई नहीं हो रही ताकि वो दूसरे काम कर सकें। और सरकार का मानना है कि अगर हाउस टैक्स की दरों में समय के मुताबिक बदलाव किया जाता है तो नगर निगम अपने क्षेत्रों में, अपने एरियाज में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा सकेंगे। हालांकि हाउस टैक्स बढ़ाने का फैसला आसान नहीं होगा। इससे आम लोगों पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है, इसलिए राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों की ओर से विरोध की संभावना भी जताई जा रही है। इससे पहले भी हाउस टैक्स बढ़ाने के प्रस्तावों को लेकर पार्षदों और स्थानीय नेताओं ने आपत्ति जताई थी। ऐसे में सरकार अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी पक्षों से बातचीत कर सकती है। अगर आप भी यूपी के शहरों में रहते हैं तो क्या आप इसको जायज मानते हैं? क्या आपको लगता है कि अगर 1.5 दशक से हाउस टैक्स नहीं बढ़ा है तो अब बढ़ जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।